हर्षवर्धन ने 1903 को में जो है ना जिस हवाई जहाज का निर्माण किया था, जो केवल 120 फीट जाके नीचे गिर के टूट गया था, उसके 8 वर्ष पहले 1885 में जुहू चौपाटी में शिव कुमार दलपते ने हवाई जहाज बनाया था, जो लिक्विड पारा के कॉन्सेप्ट पे चलता था, जो कि 1500 फुट ऊंची ऊंचाई पे गया था, 18 मिनट जो है हवा में रहा था और फिर सुरक्षित नीचे उतरा था। हालांकि उसके एक बार पहले वो क्रैश भी हो चुका था, लेकिन जो दूसरा सफल परीक्षण हुआ उसमें वो 18 मिनट तक ऊपर रहा और सुरक्षित नीचे उतरा। और इसको बनाने में उनका एक मेंटर थे मिस्टर शास्त्री, वो उनका नाम भूल रहा हूं मैं, मिस्टर शास्त्री है। तो उनके पास जो है आपके जो आप कह रहे हो महर्षि भारद्वाज का एक विमान शास्त्र था, जिसमें 8 अध्याय हैं और 3000 श्लोक हैं और 32 तरीके के विमान बनाने की विधि लिखी हुई है। आपको नहीं लगता है ऐसे ढेर सारे शास्त्र लिखे गए हैं, उन सबको खोज खोज के हमारा शिक्षा का सिस्टम में आना चाहिए, हमें इंडियन एजुकेशन सुधरना चाहिए। नहीं, लेकिन ये कौन करेगा? ये सर आपको हमको ही करना पड़ेगा। तो मैं तो आपको बड़ा सरल उपाय दे रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि पूरी आरएसएस जो मैथिली शरण गुप्त कह रहा है, कम से कम हमें बुलाए, हम अपना प्रवचन आप लोगों को सुनाएं? मैं एक काम कर रहा हूँ, जी। आप कब समय देंगे मुझे? 2-3 दिन बाद, 1 आध दिन बाद? मैं जो है बिजी हूँ, कल तक, परसों मैं आपको समय दे सकता हूँ। अपन बैठते हैं और जो मेरे जो लोग हैं आरएसएस में या जैसा जो मैं काम कर रहा हूँ, देखो मेरा निवेदन दूसरा है। देखिए, आरएसएस की ढेर सारी ब्रांचेज हैं और वो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पे डेडिकेटेड हैं। और हमारे 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार में आपकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, चाहे 1000 हो चाहे 1 लाख हो, उन सब के सब्जेक्ट हमारे पास उसमें है। मैं ये चाहता हूं कि क्या उन संस्थाओं को इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिससे वो हमारे कॉन्सेप्ट को में टास्क फोर्स बन के उसे रिफाइन करने लगे। सरकार जब उतरेगा तब उतरेगा, नहीं अपन इस विषय में बात करते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं जब हम उसे जमीन पे उतारेंगे नहीं उतारेंगे वो अपन बाद में बात कर लेंगे। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो शाखा है उसको ही हम मैथिली शरण गुप्त का टास्क फोर्स कर देते हैं, राइट? और ये निर्देश टॉप से आना पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो देखिए एक डिसिप्लिन शाखा है, वो मैथिली शरण गुप्त को क्यों भाव देगी? वो तो नहीं देखिए, मैं आपकी सीमाएं जानता हूं। मैं ये चाहता हूं क्या ये कॉन्सेप्ट और ये बातचीत अपन करके ये तय करें, जरूरत पड़े तो हम नागपुर चले, मोहन भागवत जी से मिलें, क्या दिक्कत है? बिल्कुल किया जा सकता है सर। तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूं, क्योंकि यदि वो मुझे सुन लेंगे और वो जो है ना अपने विभिन्न संस्थाओं को कहेंगे भैया इसमें तुम जो है ना इस विषय पे काम करो, तुम इस विषय पे काम करो, तुम और जो आप कर रहे हो वो करते रहो, दिस इज एडिशनलिटी। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि आप अच्छे भारत का संकल्प लो और 4 सरल उपाय के तहत हम जो है ना लोगों को जोड़ देंगे। देखिए, आज की राजनीतिक दुष्ट व्यवस्था इतनी दुष्ट हो चुकी है, इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी, भाजपा को भी उससे पृथक नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की दुष्ट राजनीति में वो सर्वाइव ही नहीं करेगी यदि उससे हटके चलेगी तो, ठीक है ना? आज ये बताओ, क्या आज की राजनीति ने हमको अच्छे राजनेता दिए हैं क्या? छोड़ दो अच्छा भारत को, अरे एक से एक बड़े चोर है साले। हाँ श्याम जी, मेरा इसमें दूसरी बात कहना है। मेरा ये कहना है कि आज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, सभी पार्टियां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और संकीर्ण राजनीतिक कंसिडरेशन के आधार पर प्रतिनिधियों को चुनती है। आप इस बात से सहमत हैं? 100%। चलिए, इसके बाद हमारे बहुत सारे पत्रकार और आप लोग पार्टी वाले लोग भी अंदर बैठ के चर्चा करते हैं विनेबिलिटी। जो कंसिडरेशन में लोग आ रहे हैं, इनमें से विनेबल कौन है? जो विनेबल होगा उसे टिकट देंगे। और विनेबिलिटी में क्या देखते हैं कि दुष्ट है तो विनेबल है, शरीफ आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता है, राइट? ना। तो शरीफ आदमी कुछ कर नहीं सकता है तो भैया दुष्ट को चुनो। फिर दूसरा कंसिडरेशन क्या है? अपराधी है, बाहुबली है, गुंडा है, मवाली है, तो ये लोगों को डरा धमका के अपने हथकंडे अपना कर कैसे न कैसे जीत जाएगा। तो गुंडा, अपराधी, मवाली
बाहुबली, ये सब जो है विनेबल है। फिर तीसरा जो कोई धनबली है, कोई धनबली है तो वो विनेबल है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के तहत अपन ने राजनीतिक उम्मीदवारों को चुना। माना आपने कि नहीं माना? माना वो तरीका ही वही है। अच्छा, अब जो है जीतने के हथकंडे भी अपन जरा चर्चा कर लें। तो क्या हर राजनीतिक पार्टी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे जिनके पास है संसाधन है वही जीत रहे हैं और वही कर रहे हैं सब कुछ। नहीं, वो कैसे हथकंडे अपना रहे उन पर भी चर्चा करते हैं। पहला हथकंडा है फ्री भी बांटो, और फ्री भी दो चाहे ना दो, आश्वासन दे दो कि सिलेंडर 300 का दे देंगे, 400 का दे देंगे, फिर चाहे दें चाहे ना दें। नहीं, मेरा थोड़ा सा अलग मामला है। एक मिनट, मुझे पूरी बात कह लेने दो, फिर आप बताएं कि हमारा मतभिन्नता अपन उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं है कि मैं कहूं मैं जो कह रहा हूं वही सही है। नहीं, मतलब हमारा परसेप्शन से आपका परसेप्शन भिन्न हो सकता है, और हमें अपना परसेप्शन कह के और आपस में बात करके यदि आपके परसेप्शन से कोई एडिशनल चीज जो अभी तक हमें नहीं मालूम है, यदि हम उसे अपने कॉन्सेप्ट नोट में जोड़ सकते तो अच्छी बात है ना। जी। तो मेरा ये मानना है कि जैसे फ्री भी बांटना एक तरीका है, दारू बांटना दूसरा तरीका है, रुपए बांटना तीसरा तरीका है, साड़ी और बाकी चीजें प्रेशर कुकर से लेके जो भी बांटना है उसको बांटना चौथा तरीका है। बराबर। इन सब तरीकों को अपनाकर गरीबों के वोट को खरीदते हैं, और सो कॉल अमीर और सो कॉल एक्सपर्ट, सो कॉल विद्वान, ये साले दुष्ट जो है ना वोट देने भी नहीं जाते हैं। तो जो गरीब है उसी के वोट से सरकार बनती है, उसी से जो है उसी से एमएलए एमपी बनते हैं, और उनके वोट खरीदे जा रहे हैं। और जो भी एमएलए एमपी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी जिनके भी वोट से जीत रही है खरीद कर, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। हाँ, उनका कोई वो नहीं है, वो रिप्रेजेंट कर रही है पार्टी को, जिसकी पार्टी विप से वो बंधा है, जिसके हाई कमांड के पार्टी विप के सामने उसकी बत्ती बंद है। अब देखो, मैं भाजपा की बात लेता हूँ। नूपुर शर्मा को उस इंटरव्यू में बहुत प्रोवोक किया गया, और उस प्रोवोकन में उसने अपने मन से कोई बात नहीं कही, केवल वही बात कही जो इनके हदीसों में लिखी हुई है। हाँ। मतलब उसने अपना ज्ञान नहीं बघारा, अपना ज्ञान कुछ भी नहीं था उसका। बरोबर है। तो बताओ भाजपा कितनी दुष्ट है कि उसने उसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया। अरे वो तो नहीं, मतलब ये तो बात नहीं, बिल्कुल कहेंगे, हम अपने को भी गाली देंगे, यदि कुछ गलती हुई तो गाली देंगे, क्योंकि तभी तो हम निष्पक्ष कहलाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके से राजनेता बन रहे हैं, तो जिस कंसिडरेशन से और जिस पैदाइश से हैं वो उसी की बात करेंगे। यदि हम किसी जाति की बात है तो जाति की ही बात करेंगे ना, हम तो जाति में विष फैला के जो है ना अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करेंगे। आपने देखा होगा मेरे जितने भी ब्लॉग्स होते हैं, उसके अंदर जो बात होती है वो स्पष्ट होती है, मैं किसी के बात से नहीं डरता। श्याम वर्मा जी, मैं बहुत अलग बात कह रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया। हम अपनी बात कहें या हम समृद्ध भारत पैदा करते हैं। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम 4 सरल उपाय के तहत 9 दिन में 100 करोड़ होकर इस सब चीज को बदल देंगे। अरे ये राजनेता जो है इतने तुच्छ प्राणी हैं कि जो इनको 5000 वोट की ताकत रखता है, ये उनके चरणों में बैठने के लिए तैयार है। ये राम रहीम के चरणों में बैठने के लिए तैयार है, चाहे वो गुंडा हो चाहे। जी बरोबर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो वो तो आसाराम जैसे लोगों के चरणों में बैठे हुए। हाँ, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आसाराम ने कुछ ज्यादा किया नहीं है, उसे फंसाया गया, आई डोंट नो, जो भी है। हाँ, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। मतलब मैंने तो बहुत सारे लोगों से चर्चा की कि वो चूंकि राजीव दीक्षित जी को प्रमोट कर रहे थे, राक्षित जी को बुलाया और वो उसमें जा रहे थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के विरोध में जा रहा था। तो राजीव दीक्षित को भी तो निपटाया, राजीव दीक्षित को तो विष दे दिया। हाँ, मतलब नीला पड़ गया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मैं सर आपको एक 5 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, बहुत जरूरी। 1 सेकंड में इस वार्तालाप को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। 1 मिनट में उसको लॉजिकली हम उसको समाप्त करते हैं। एक तो मैं निवेदन ये करता हूँ कि आपको मालूम ही है, आप हमारी बात सुनते रहते हैं, तो हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, और जो अभी हम बात कर रहे हैं ये भी रिकॉर्डेड है। और हमें इतना गट्स होना चाहिए कि हम चाहे अच्छा भारत पैदा ना कर पाए, कम से कम खरी बात कहने की और उस रणनीति बात कहने की ताकत रखते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो और हम हर मंच पर बोल सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग बैठ के रणनीति तय कर लें, क्योंकि 4 सरल उपाय के तहत
हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, फिर भाजपा समेत सभी लोग हमारे चरणों में होंगे। अपन परसों बैठ रहे हैं सर, पक्का। चलो तो आप राष्ट्र के नाम को संदेश तो दे दो भाई, हम बिना इसके बंद नहीं करते कम्युनिकेशन, तो आपको राष्ट्र के नाम संदेश देना पड़ेगा। सर राष्ट्र के नाम संदेश सिर्फ एक ही है जी, समृद्ध भारत बनाना है। नहीं, केवल समृद्ध भारत नहीं बनाना है और क्राइम मुक्त बनाना है, क्राइम फ्री, करप्शन फ्री, प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए, नियम कानून को जो है ना दुरुस्त करते हुए, और इसमें मैं अपने तरफ से जोड़ूंगा, मुसलमान मुक्त भारत बनाना है। देखो मैं आपको बताऊं, हम लोग दुष्ट हैं, मुसलमान तो देखो जस्ट ए मिनट, ये बताओ, जब जो है मुसलमानों ने ये निर्णय लिया था कि उन्हें दूसरा देश चाहिए, तो उन्हें आपने क्यों रोका? ये गांधी की मेहरबानी है। एक मिनट, फिर आपने 55 जो है कानून देश के संविधान के विरुद्ध बनाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी एक छोटा सा स्लॉट मिला था टाइम का, जब जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी थी, तो एक कागज में उन 55 एक्ट का नाम लिख के रेजोल्यूशन के इन सभी को रिपील किया जाता है। हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, क्या दिक्कत थी? आप ये बताइए, अभी आप 44 संशोधन के साथ वक्फ बोर्ड एक्ट लेके आए हैं। वक्फ बोर्ड इट इज ए एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। आपने जो है ना माइनॉरिटी मिनिस्ट्री चाहे किसी ने भी बनाई हो, कंटिन्यू तो आप भी कर रहे हो ना। वो तो मजबूरी हो गई ना, मजबूरी हो गई। कोई मजबूरी नहीं है यार, कोई मजबूरी नहीं है। आप लोगों को जाति धर्म का और संप्रदाय के जो ना ऊपर ले जाके उन्हें अच्छा भारत दो ना। हर किसी को अच्छा भारत चाहिए, हर किसी को रोजगार चाहिए, हर किसी को शिक्षा चाहिए, हर किसी को स्वास्थ्य चाहिए, हर किसी को भोजन चाहिए, हर किसी को समृद्धि चाहिए, हर किसी को खुशहाली चाहिए। ये उसको जो है ना जाति और धर्म से नहीं मिल रही है। तो एक बार आप उसको दिखा सकें कि हम ये सब चीज दे रहे हैं, और इसके लिए भारत सरकार के खजाने पर यदि एक पैसा यदि खर्च नहीं आ रहा है, और फिर यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं, तो मेरी नजरों में माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री दुष्ट हैं और देशद्रोही हैं। बरोबर है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं क्षमा चाह रहा हूँ, मेरा बहुत जरूरी फोन आ रहा है। चलिए बाद में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।